चैप्टर 3 अंश की कुछ कड़वी यादें और फ्लैशबैक। जब नूर शाम को अपनी कॉलेज खत्म करके वापस से उसके अपार्टमेंट में आती है तब तक उसका ड्रेस पूरी तरह से गंदा हो चुका होता है। नूर के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही थे जिसे पहनकर वो कॉलेज जाती थी और बाकी जब वो अपार्टमेंट में होती थी तभी वो अपने फटे हुए पुराने कपड़े ही पहनती थी। आज जब नूर वापस आई तो उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और फिर टफे नूर का फटा हुआ टेडी के पास जाकर बैठी। तभी नूर टफे को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहती है, पता है टफे आज क्या हुआ कॉलेज में? अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम मेरे साथ थोड़ी ना आते हो। तो चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। रोज की तरह आज भी अंश सर और उनके फ्रेंड्स आए थे उनकी गर्लफ्रेंड्स को कॉलेज ड्रॉप करने। पता है आज अंश सर ने मुझे बहुत सारी मिर्चियाँ खिलाई और फिर मिर्ची वाला पानी भी पिलाया और मैंने वो पूरा पी लिया क्योंकि मैं मम्मा की ब्रेव बेबी हूँ ना। फिर पता है मैं जब वॉशरूम में थी तब मायरा दी, नहीं मैडम, हाँ मायरा मैडम वहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा मेरी मम्मा नहीं है और ना उन्होंने मुझे श्राप भी कहा। टफे मम्मा मेरी भी मम्मा है ना, हाँ बोलो। रो खुद अपने हाथ से टफे का सिर हिलाती है और खुद खुश होकर उससे कहती है, यस मैंने कहा था ना कि वो मेरी भी मम्मा है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं है। वो मुझे मम्मा का खूनी भी कहते हैं पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत जोरों से भूखी लगी है पर मैं खाऊं क्या? मेरे पास जो 10 रुपये बचे हुए थे वो पता नहीं शायद कॉलेज में कहीं खो गए। अभी तो हम दोनों को कुछ दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, पानी है ना उससे काम चल जाएगा। अच्छा तो फिर अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर चुपचाप बैठो, नूर को ना पढ़ाई करनी है तो वो जल्दी जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, ओके। नूर टफे को उसकी जगह पर बिठा देती है और फिर खुद नीचे ठंडी फर्श पर बैठकर अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ना चालू करती है। राठौर विला में। विला जितना दिखने में बाहर से सुंदर लगता था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती तो विला के अंदर थी। विला में हर एक चीज बहुत ही यूनिक और क्लासी थी। विला में ही मौजूद जिम में अभी कोई था जो वर्कआउट का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये तो वो शैतान, मेरा मतलब खतरनाक इंसान अंश ही था जो अभी उसके पंचिंग बैग पर अपना सारा जोर आजमा रहा था। अंश ने अभी सिर्फ अपना जिम शॉर्ट पहन रखा था और उसके शर्टलेस होने की वजह से उसकी परफेक्ट मस्क्यूलर बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। अंश अभी पूरी तरह से पसीने में लथपथ था और उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ नूर का मासूम सा चेहरा आ रहा था जिसकी वजह से अंश का गुस्सा गुब्बार बनके बाहर आने लगता है। अंश उसके पंचिंग बैग पर जोरदार पंचेस मारते हुए कहता है, क्यों? आप हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहते हो नूर, क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ मैं आपको? जो आपने 12 साल पहले किया था उसके लिए नफरत करता हूँ मैं आपसे, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। आपने मुझसे वो इंसान, उस शख्स को छीन लिया जिसने मुझे एक माँ का प्यार दिया था। कहने को तो नूपुर माँ नूर और मायरा की मम्मा मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी पर उनकी ही वजह से मुझे मेरी मॉम का प्यार मिला है, वरना उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आपने मुझसे मेरी माँ को छीना है नूर और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आज अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो कब का मेरे हाथों मर चुका होता, पर मैं आपको कैसे मार दूँ? जिसके लिए मैंने ना जाने कितनी ही मन्नतें मांगी थी उसे कैसे मिटा दूँ? मेरी जान जिसमें बसती हो उसकी जान कैसे ले लूं? इसी के साथ अंश की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, आपने सब कुछ खत्म कर दिया नूर, सब कुछ। आपने अपने साथ साथ मेरी परवरिश पर भी दाग लगा दिया। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको अभी याद है भी या नहीं कि आपकी मम्मा से ज़्यादा आपको मैंने पाला है। सिर्फ तब से नहीं जब से आप इस दुनिया में आए हो, पर तब से जब आप अपने मम्मा के पेट में भी नहीं थे। फ्लैशबैक 18 साल पहले। हम देख सकते हैं कि राठौर विला के बड़े से गार्डन में अभी 3 बच्चे खेल रहे होते हैं जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। वैसे मैं पहले ही आप सबको बता दूं कि ये तीनों बच्चे अंश, इशू, अंश का छोटा भाई ईशान और मायरा है। अभी अंश लगभग 11 साल का था तो वही ईशान 8 साल का और मायरा 5 साल की थी। नूर अभी पैदा भी नहीं हुई है। तभी नूपुर और रागिनी अंश और ईशान की मॉम वहां आती है और उन्हें देख अंश उनकी तरफ भाग जाता है। अंश को देखकर नूपुर उसके माथे पर किस करती है और फिर उससे पूछती है, अरे क्या बात है, मेरा बेटा ऐसे सैड क्यों लग रहा है? तभी अंश नूपुर की तरफ देख अपनी मासूम सी आवाज में उससे कहता है, माँ आई एम वेरी अपसेट नाउ। इस पर रागिनी अंश के बाल संवारते हुए उससे पूछती है, ओह ये तो बहुत बड़ी बात है, क्यों नूपुर?
इस पर नूपुर भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी रागिनी फिर से अंश से पूछती है, पर बेबी तुम अपसेट क्यों हो, ये भी तो बताओ ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तभी अंश पहले ईशान और मायरा की तरफ देखता है जो अभी एक दूसरे के साथ खेलने में ही लगे होते हैं। उन्हें देखकर अंश अपना मुंह फुलाते हुए उन दोनों लेडीज से कहता है, वहां देखो ना आप दोनों कैसे इशू मायू के साथ खेल रहा है और अथर्व। अंश का फ्रेंड के पास भी सारा है पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, जाऊं मैं गुस्सा हूं सबसे। इतना कहकर अंश गार्डन में मौजूद एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रागिनी और नूपुर उसकी तरफ ही देखती है और फिर मुस्कुराते हुए छोटे अंश के पास आती है। तभी रागिनी अंश के पास बैठते हुए उससे कहती है, ओह तो मेरे अंश को भी कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ खेले। अंश हाँ में अपना सिर हिलाता है और तभी रागिनी अपनी नोटी आवाज में अंश से कहती है, तो बेबी तुम ना अपनी माँ नूपुर से बोलो कि वो तुम्हें एक छोटी सी बेबी लाकर दे जिसके साथ तुम खेल सको। रागिनी की बात सुनते ही नूपुर की आंखें बड़ी होती है और इससे पहले कि वो कुछ बोले अंश नूपुर की तरफ देख उससे कहता है, माँ प्लीज मुझे भी एक क्यूट सी बेबी चाहिए तो मेरे लिए आप ला दो ना। तभी रागिनी विंक करते हुए नूपुर से कहती है, तुम सबको मना कर सकती हो सिवाय अपने लाडले अंश की, तो देखो ये क्या मान रहा है तुमसे नूपुर, बोलो दोगी इसे इसकी बेबी। रागिनी की बात सुनकर नूपुर का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जब नूपुर अंश की तरफ देखती है तो नूपुर को अंश की आंखों में एक आस दिखाई देती है जिसे देखकर नूपुर का दिल नहीं करता अंश की इच्छा को मना करने का। तभी नूपुर अंश की तरफ देख उससे कहती है, अगर मेरे प्रिंस को अपने लिए बेबी चाहिए तो ठीक है, मैं मेरे बच्चे की ये विश कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर उसके लिए मेरे अंशु को भी कुछ करना होगा। नूपुर की बात सुनकर अंश झट से उससे पूछता है, क्या करना होगा मुझे माँ, आप बोलो मैं वो करूंगा। इस पर नूपुर अंश के गाल खींचते हुए उससे कहती है, आपको भगवान जी से प्रे करना होगा कि वो जल्दी जल्दी आपके बेबी को भेज दे। इस पर अंश अपना सिर हिलाते हुए नूपुर से कहता है, ओके तो मैं ये रोज करूंगा, बट आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बेबी रहेगी और मैं उसे किसी के साथ में भी शेयर नहीं करूंगा। अंश की जिद सुनकर रागिनी अपना सिर हिलाती है क्योंकि उन सबको पता था कि ये लड़का बचपन से ही कितना ज्यादा जिद्दी है, अगर कुछ ठान ले तो उसे किसी भी हाल में पूरा करेगा और अगर अंश को कुछ पसंद आ जाए और उसे वो चीज चाहिए तो उसके लिए अंश जमीन आसमान तक एक कर सकता है। तभी नूपुर अंश के छोटे से हाथों को पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके मेरी जान, अगर बेबी लड़की आई ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पर अगर बॉय आया तो? इस पर अंश अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है, नहीं ना, मुझे सिर्फ बेबी गर्ल ही चाहिए और मैं गॉड से प्रे भी करूंगा कि वो सिर्फ मेरे बेबी को ही भेजे। अंश की बात सुनकर रागिनी और नूपुर दोनों हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अंश रोज भगवान से प्रे करता है और जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान छोटे बच्चों की विश जल्दी पूरी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंश की भी विश पूरी हो जाती है और उसे उसकी बेबी नूर मिल जाती है। फ्लैशबैक खत्म। अंश अभी भी नीचे जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में भी जैसे खून उतर आया था। तभी अंश रोते हुए कहता है, मेरी जिद की वजह से आप इस दुनिया में आए हो नूर, पर अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आपकी वजह से मैं अपने नूपुर माँ को खो दूंगा तो मैं कभी आपके लिए जिद नहीं करता। आप मेरी सबसे बड़ी गलती हो नूर और जो आपने किया है ना उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ... आपके लिए मेरे दिल में अभी कोई प्यार कोई हमदर्दी नहीं है, अगर है तो सिर्फ गुस्सा और नफरत जो मैं आपसे करता हूँ। मैंने माँ से प्रॉमिस लिया था कि आप सिर्फ मेरी है, पर अब तो वो नूपुर खुद नहीं है तो उनकी प्रॉमिस का मैं क्या करूँ। मुझे आपके साए से भी नफरत है नूर, ऐसे में मैं आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर अंश वहां से उठकर जिम से बाहर चला जाता है, पर अंश के अलावा वहां कोई और भी होता है जो अंश की बातें सुनकर रो रहा था और वो शख्स कोई और नहीं खुद मायरा ही थी। असल में नूपुर की डेथ के कुछ दिन बाद ही अमे मायरा और नूर के पापा भी सुसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से सबको बहुत बड़ा सदमा लगता है। इन सब में मायरा और नूर के सिर से उनके बाप का साया भी छिन जाता है तो सब लोग मायरा के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर नूर की तो किसी को पड़ी ही नहीं होती। इसीलिए आर्यन अंश के डैड ये फैसला करता है कि अब से मायरा भी राठौर फैमिली के साथ उनके घर में ही रहेगी, क्योंकि आर्यन और अमे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से मायरा और नूर राठौर फैमिली की जान थी। पर उस एक गलती की वजह से उन लोगों ने उस 5 साल की बच्ची से अपने सभी रिलेशन तोड़ दिए और छोड़ दिया उसे अकेला मरने के लिए। अंश की बातें सुनकर मायरा भी वहां से अपने रूम में चली जाती है और जोरों से रोते हुए कहती है, क्यों आया आप हमारी लाइफ में नूर, सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं
मम्मा पापा हम तीनों एक साथ बहुत खुश थे पर आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। हमारी हैप्पी फैमिली को तोड़ दिया और मेरे मम्मा पापा दोनों को मुझसे छीन लिया। आप सबसे मनहूस है नूर, आई हेट यू सो मच। तभी मायरा के पीछे से कोई आता है और उसे हक कर लेता है। एक पल के लिए तो मायरा सहम जाती है, पर जब उसे यह एहसास होता है कि पीछे कौन है तब वो पूरी तरह से टूट जाती है। मायरा झट से अपने पीछे की तरफ मुड़ते हुए उस शख्स को गले लगा लेती है और फिर उसके बाहों में रोते हुए उससे कहती है, क्यों क्या उसने ऐसा हमारे साथ? इशू, हाँ ये ईशान ही है। मम्मा तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना, और अंश भाई ने तो उसे अपने पलकों पर बिठाया हुआ था। हम सब ने भी तो किसी फूल की तरह उसे लाड प्यार से पाला ना, तो फिर उसने हमारे रास्ते में कांटे कैसे बिछा दिए। मुझे आज भी याद है वो काला दिन। अंश भाई की हालत क्या हो गई थी। वो तो सबसे ज्यादा शौक में थे। पूरा 1 साल लगा उन्हें बाहर आने में, और आए भी तो वो हमारे पहले वाले भाई नहीं थे। बिकॉज ऑफ दैट गर्ल भाई चेंज्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली। उनके अंदर जितने भी इमोशंस थे ना, वो सब खत्म हो चुके थे। तब से लेकर आज तक मैंने उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल तक नहीं देखी। तभी ईशान मायरा के आंसू साफ करते हुए उससे कहता है, रोना नहीं बेबी। जिसकी वजह से आज हम ये सब देख रहे हैं ना, उसकी हालत तो हम सब मिलकर ऐसी कर देंगे कि उसे खुद पर रोना आने लगेगा और उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने खुराना फैमिली में जन्म ही क्यों लिया। ईशान जैसे तैसे करके मायरा को शांत कराता है। नूर का अपार्टमेंट। नूर अभी भी उस ठंडे फर्श पर बैठे अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही होती है। आधे घंटे बाद जब नूर की स्टडी पूरी हो जाती है तभी वो अपना बैग पैक करती है और फिर टफे को अपने हाथ में पकड़कर उससे कहती है, टफे हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नूर अभी पैसे कहाँ से लाएगी। तभी नूर के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी शाइनिंग आइज के साथ टफे से कहती है, हाँ मैं ना एक काम करती हूँ, कल जल्दी से उठकर कहीं छोटी सी जॉब ढूंढने चली जाऊंगी। ज्यादा नहीं, अगर रोज के 5-10 रुपये भी मिल गए तो उसमें मैगी आ जाएगी। ये सी आई एम सो स्मार्ट ना टफे, चलो अभी हम जल्दी से सोते हैं, पर उससे पहले नूर को मेडिसिन खानी है वरना फिर से वो गंदे वाले ड्रीम आएंगे ना। तभी नूर उसके बगल में पड़ी कपड़े की गठरी की तरफ देखती है जिसमें नूर के कुछ फटे पुराने कपड़े होते हैं जिसे वो पहनती थी। उस गठरी में से नूर एक छोटी सी कांच की बोतल निकालती है जो असल में एक मेडिसिन की बोतल थी। उस बोतल पर स्लीपिंग पिल्स लिखा हुआ था। तो नूर ने उस बोतल में से 2 गोलियां निकाली और वहां रखे छोटे से मटके से एक प्लास्टिक के ग्लास में पानी लिया और फिर एक ही झटके में नूर ने वो दोनों गोलियां पानी के साथ निगल ली। नूर को नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से उसने स्लीपिंग पिल्स लेनी चालू की जो उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मेडिसिन खाने के बाद नूर वही उस ठंडी फर्श पर लेट जाती है। नूर के पास ना तो फर्श पर डालने के लिए कोई बेडशीट होती है और न ही खुद पर ओढ़ने के लिए कोई कंबल। जैसे ही वो फर्श पर लेटती है, स्लीपिंग पिल्स के इफेक्ट की वजह से उसे झट से नींद आ जाती है, पर सोने से पहले वो अपने टफे को हक कर लेती है और फिर किसी छोटी सी बॉल की तरह पूरा सिकुड़ के सो जाती है। तो कुछ इस तरह से ही थी हमारी छोटी सी नूर की लाइफ, जिसमें सिवाय दर्द, तकलीफ और खालीपन के कुछ नहीं था। अरे यहाँ तक कि भिखारियों के लाइफ में भी इतनी मुसीबतें नहीं होती जितनी इस बच्ची की लाइफ में थी। 5 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में ही खून का, वो भी अपनी खुद की ही माँ के खून का इल्जाम अपने ऊपर लगने की वजह से नूर पर उसका बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से अभी नूर की दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसी हालत में जहाँ उसे इस वक्त सबके प्यार की जरूरत थी, तो उन लोगों ने उस बच्ची को अपने आप से दूर करके उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से नूर का वापस से नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पिछले 12 सालों से उन सबके ताने और कड़वी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अब नूर का दिमाग उसे सच मानने लगा था। नूर को भी ऐसे ही लगता था कि उसने अपनी मम्मा को मारा होगा और इसीलिए सब उसे खूनी कहकर बुलाते हैं। जहाँ एक तरफ दिन ब दिन नूर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंश और मायरा को अब तक इस बात की एक हल्की सी भनक भी नहीं थी कि नूर असल में किन हालातों में जी रही है। उन्हें तो बस ऐसे ही लगता था कि नूर अपनी लाइफ में बहुत खुश है, क्योंकि जब भी वो नूर को देखते थे उन्हें उसके मासूम से चेहरे पर स्माइल ही नजर आती थी, पर वो ये नहीं जानते कि इस स्माइल की उस छोटी सी बच्ची को क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी। उन लोगों को आज भी ये गलत फहमी है कि नूर बड़ी ही शान और शौकत में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जबकि उनमें से किसी ने भी इन 12 सालों में एक बार भी नूर के अपार्टमेंट में जाकर ये तक नहीं देखा कि नूर वहाँ रहती कैसे थी। नूर को उस अपार्टमेंट में उसके चाचा चाची ने रखा था, जिन्होंने राठौर फैमिली और अंश के सामने हमेशा अच्छे होने का दिखावा किया था, पर असल में उनकी सच्चाई तो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जो उन सबकी सोच से भी बहुत परे थी। नूर सिर्फ कॉलेज जाती थी और वहाँ से चुपचाप अपने घर में वापस आती थी।
उसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उसके लिए उसके घर की चार दीवारी ही काफ़ी थी। उसने ना ही कभी अपना बर्थडे मनाया और ना ही कभी पार्टी की। यहाँ तक कि उसे खुद अपनी बर्थ डेट तक ठीक से याद नहीं थी। जहाँ सारी दुनिया रेयांश सिंह राठौर को बहुत अच्छे से जानती थी, तो वही हमारी नूर को सिर्फ इतना ही पता था कि उसे रेयांश की सारी बातें माननी है, फिर चाहे वो उसे मार ही क्यों ना दे या फिर अंश नूर को खुद मरने के लिए ही क्यों ना कहे। नूर के दिमाग में अब ये एक बात तो पूरी तरह से फिट बैठ चुकी थी कि इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है जो उसे प्यार करेगा, उसका ध्यान रखेगा, और शायद इसी वजह से नूर कभी अपने ऊपर ध्यान तक नहीं देती और न ही किसी और से कोई प्यार की उम्मीद लगाती। अगर उसे बुखार रहे तो वो उसमें ही ना जाने कितने दिन तपती, और अगर उसे कभी चोट लगती तो नूर बिना चोट को साफ किए उसे खुला ही छोड़ देती थी। सही मायने में आज नूर ही हालत एक कुत्ते की तरह हो गई थी, जिसे मार कर सब उस पर अपना गुस्सा तो निकालते पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। अगले दिन नूर का अपार्टमेंट। नूर सुबह जल्दी से उठती है और रेडी भी हो जाती है, क्योंकि आज उसे अपने लिए जॉब ढूंढने जो जाना था। नूर ने अब तक कोई जॉब नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर की दुनिया भी ठीक से देखी ही नहीं थी। आज पहली बार वो खुद से कुछ करने जा रही थी, और वो भी अकेले। हम सब दुनिया की सच्चाई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जहाँ दुनिया में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बुरे और ख़तरनाक लोग भी होते हैं, और हमारी नूर की लाइफ में तो पहले से ही बुरे लोगों की कोई कमी नहीं थी। हम मुंबई शहर के सच को भी जानते हैं, जैसे कि मुंबई को मायानगरी कहा जाता है, और उसी शहर में रातों रात किसी के किस्मत का सितारा चमकता है और उसकी ज़िंदगी बनती है, तो वही किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे नूर को ये ज़िंदगी और कौन कौन से रंग दिखाती है। नूर तैयार होने के बाद टफ़े को अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहती है, टफ़े मैं आज फर्स्ट टाइम बाहर जॉब के लिए जा रही हूँ, तो तुम नूर को ऑल द बेस्ट विश नहीं करोगे? चलो अभी मुझे जल्दी से विश करो, क्योंकि मुझे जल्दी से जाकर जॉब ढूंढनी होगी ना, और फिर कॉलेज भी तो जाना है। हाँ तो बोलो ऑल द बेस्ट नूर। नूर टफ़े का सिर हिलाते हुए अपनी ही आवाज़ में खुद से कहती है, ऑल द बेस्ट नूर। तभी नूर उछलते हुए टफ़े से कहती है, थैंक यू टैफ़ी। नूर की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से अभी वो पागलों सॉरी बच्चों वाली हरकतें ज़्यादा करती थी। अगर नूर को इस वक्त कोई देख लेता तो पक्का उसे पागल कहता, पर नूर को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो सिर्फ अपने में ही गुम रहती थी। टफ़ी को उसके जगह पर बिठाने के बाद नूर अपनी बैग उठाती है, क्योंकि नूर को वहीं से कॉलेज जाना था। नूर एक बार टफ़े को बाय करती है और फिर वहाँ से खुद के लिए एक जॉब ढूंढने निकल जाती है। नूर के पास तो एक रुपया भी नहीं था जो नूर टैक्सी या फिर ऑटो में जा सके, तो वो पैदल ही चलकर जाने लगती है। उसके अपार्टमेंट से कुछ 4-5 km की दूरी पर उसे कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट और ना जाने क्या क्या दिखता है, पर सब बंद होता है। जाहिर सी बात है, सुबह के 6 बजे कौन अपने शॉप्स को खोलेगा। पर तभी नूर की किस्मत से उसे कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट खुले दिखते हैं, तो वो बड़ी हिम्मत करके एक होटल की तरफ बढ़ती है, पर होटल के बाहर ही उसके कदम जैसे जम से जाते हैं। वो बड़ी हिम्मत करते हुए अंदर जाती है, और फिर जब वहाँ खड़े गार्ड्स नूर के देखते हैं, तभी उनमें से एक गार्ड नूर की तरफ आता है। नूर को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो गार्ड नूर से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए? वो गार्ड अच्छा खासा 35-38 के बीच में होगा। तभी नूर उस गार्ड की तरफ देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज़ में उससे पूछती है, अंकल मुझे काम चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नूर के मुंह से अपने लिए अंकल सुनते ही उस गार्ड की आंखें नूर को गुस्से में घूरने नहीं, पर उसे प्यार से देखने लगती है। तभी वो अपनी नर्म आवाज़ में नूर के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, बेटा यहाँ सब बड़े लोग काम करते हैं और तुम तो अभी बच्ची हो, ऐसे में तुम्हें यहाँ कोई भी काम नहीं मिल सकता। तो अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। तभी नूर उस गार्ड को रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, अंकल प्लीज़ ना। तभी दूसरा गार्ड आकर नूर से कहता है, इसने जो तुम्हें बताया वो तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हें यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, अभी चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो गार्ड नूर का हाथ पकड़ता है और उसे गेट से बाहर धकेल देता है। उस गार्ड के अचानक से धकेलने की वजह से नूर अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और फिर सड़क पर अपने घुटने के बल गिर जाती है। वो तो अच्छा होता है कि नूर झट से अपने दोनों हाथों को जमीन पर टेक देती है, वरना उसके घुटनों में और चोट लग जाती। उस गार्ड को खुद के साथ ऐसा बिहेव करते हुए देख नूर को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभी उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। तभी नूर जमीन पर से उठती है और अपने गंदे हाथों को देखते हुए कहती है, अरे ये तो गंदे हो गए, अभी मुझे इन्हें धोना पड़ेगा, पर पानी कहाँ है? नूर इधर उधर देखने लगती है, तभी उसकी नज़र एक नल पर जाती है जो थोड़ी दूरी पर था।
नूर उस नल को देखते ही खुशी से चहकते हुए कहती है, वो रहा नल। चलो नूर, अभी तुम जल्दी से अपने हैंड्स वॉश कर लो, फिर दूसरी जगह पर जाकर देखूंगी, यहाँ तो नहीं मिली। नूर अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाते हुए उस नल के पास आती है और फिर अपने हाथों को धो लेती है।